जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। सबसे पहले जो व्हाइट बोर्ड पे ये हमने स्केच खींच रखा है, इसकी आप लोग एक फ़ोटो ले लीजिए। हाँ, एक कंप्लीट पिक्चर ले लीजिए। ठीक है जी, तब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, तो हम लोग बालकों लेक्चर शुरू करें। जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज जो हम लोगों ने जिस नए लेक्चर को स्टार्ट किया है, इसमें हम लोग वन शॉट में 25 से 30 मिनट के अंतर्गत पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इवन दो बेंजीन, इन सब का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, या थोड़ा बहुत बाहर का रिएक्शन है, एक हल्का फुल्का देखते चले जाएंगे कि कौन सा सबस्ट्रेट, कौन सा रीजेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, या पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो पर्टिकुलर रीजेंट के साथ क्या नया प्रोडक्ट बनाएगा। ये चीज़ें 15-20 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, आपका रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है एल्केन। अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है एल्केन या पैराफिन, जिसका जनरल फार्मूला हम लोग लेकर के चलते हैं CnH2n+2। इसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, जिस पर कि हमें पहला मेंबर मिलता है जिसे आप मीथेन कहते हैं। हम यहाँ जीएमपी की बात कर रहे हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। हम किन किन मेथड से हाइड्रोकार्बन या एल्केन खास तौर से यहाँ बनाएंगे। एल्केन के लिए हमने RH फार्मूला रखा है, RR फार्मूला रखा है, या जनरल फार्मूला CnH2n+2 रखा है। क्या बनेगा ये सबस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करेगा। सबसे पहला मेथड जिसमें कि हम एल्काइन या एल्कीन को हाइड्रोजनेट करते हैं। अगर एल्काइन है तो 2 मोल हाइड्रोजन और एल्कीन है तो 1 मोल हाइड्रोजन। इसके लिए जो कैटेलिटिक सरफेस दी जाती है वो ट्रांजिशनल मेटल की होती है, लाइक निकल, प्लैटिनम, या फिर क्या आपका प्लेटियम। याद रहे, अगर हम निकल हाइड्रोजन लेकर के चलते हैं 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब एल्काइन और एल्कीन को एल्केन में बदलते हैं तो रिएक्शन का नाम होता है सेवातियर-सेंडरज रिडक्शन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता था, एलिफेटाइजेशन रिएक्शन जिसको हम लोग कहते थे। तो फिलहाल ये पहला मेथड था हमारा, जिसमें कि हमने एल्काइन और एल्कीन से एल्केन बनाया। दूसरा आता है एल्किल हैलाइड से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने के हमने 4 तरीके लिए हैं, 4 तरीके, और अभी एक और बताऊंगा, 5वां। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे 4 तरीके लिए, जिसमें सबसे पहले में एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करा दिया हमने जिंक कॉपर कपल इन एसिडिक मीडियम, या फिर हाइड्राइड जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हमने उनको ले लिया, जैसे कि ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड। और सेकंड स्टेप में हमने क्या करा दिया है, एसिडिफिकेशन। तो ऐसी स्थिति में एल्किल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, उतने ही कार्बन की। यहां पर भी एल्केन जो बनी थी वो उतने ही कार्बन की बनी थी। क्लियर है हमारी बात। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, जिसमें हमने एल्किल लाइट का रिएक्शन सोडियम एंड ड्राई ईथर कराया है। यूं कहा जाए कि उसे उड्स रिएक्शन कहते हैं। तो ध्यान दें, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने वाली रिएक्शन थी, जिसमें कि सिमेट्रिकल एल्केन बनता था। जिस एल्किल ग्रुप को हम लेकर के चलते थे, सिमेट्रिकल एल्केन बनता था, जस्ट डबल कार्बन का। इस मेथड से आप मीथेन नहीं बनाते थे, बात पहले भी हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं, फिर हम एल्किल लाइट लेकर के चल रहे हैं जिंक और ड्राई ईथर, जिसको कि हम लोग फ्रैंकलिन रीजेंट के या फ्रैंकलिन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस रिएक्शन में भी ये 2 मोल लिया जाता है और सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। इसकी भी खासियत ये होती है कि हम इससे ऑड नंबर की एल्केन नहीं बना सकते, हम लोग मीथेन नहीं बना सकते। इससे अगर बनेगा तो केवल इवन नंबर का एल्केन बनेगा। तो आपने 2 रिएक्शन पढ़ लिया, वुड्स रिएक्शन और कौन सा आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है जो कि खास है, जिसमें कि हम ऑड नंबर की भी एल्केन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वो है पोरेहाउस सिंथेसिस। अगर आपको याद हो तो इसमें हम लोग एल्किल हैलाइड का रिएक्शन गिलमांस रिएजेंट के साथ कराते थे, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट। और ये स्टेप वाइज रिएजेंट लेकर के चलने पर बनता है। सबसे पहले हम लोग ये लिथियम हैलाइड लेते हैं, फिर आप लोग ये आपका एल्किल लाइट लेते हैं, फिर कॉपर की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, बनता है डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट। और ये करस्पॉन्डिंग
ऑड कार्बन की एल्केन में बदल सकता है। इसमें सिमेट्रिकल नहीं बनता, चलेगा। इससे हम लोग मीथेन नहीं बना सकते, लेकिन हाँ ऑड नंबर की एल्केन जो कि अनसिमेट्रिकल है उसको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड आता है जिसे हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने इस रिएक्शन को कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कहा था। इस रिएक्शन में भी जो आपकी एल्केन बनती थी जस्ट डबल कार्बन की बनती थी, और ये रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन के थ्रू होता था, और पर्टिकुलर एनोड पर हमको हाइड्रोकार्बन मिलता था। ये हिस्सा निकल जाता था और ऐसे दो एल्केन ग्रुप जुड़ करके सिमेट्रिकल एल्केन बनाते थे। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट हम लोग लेते थे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी, सिमेट्रिकल बनता था। और इस मेथड की भी खास बात ये थी कि हम क्या नहीं बना सकते थे, मीथेन नहीं बना सकते थे। अब नेक्स्ट मेथड जो आता है वो है आपका एक दूसरा भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, जिसे हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और सोडा लाइम को 1:3 के रेशियो में हीट करते थे तो यहाँ से ये निकलता था और एल्किल कार्बेनाइन बनता था, जो कि सॉल्यूशन से एच लेकर के करस्पॉन्डिंग जितने कार्बन का सॉल्ट लिया था उससे एक कम कार्बन की एल्केन बनती थी। तो ये दोनों ही मेथड जो कि सॉल्ट से हाइड्रोकार्बन या एल्केन बना रहा है यहाँ पे। इसके बाद आता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो यू नो दैट कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से एल्केन कैसे बनेगा। तो जब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन किसी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कराते थे, लाइक वाटर हो या अल्कोहल हो, अमोनिया हो या एमीन का कोई डेरिवेटिव हो, तो ठीक उतने ही कार्बन की एल्केन बनती थी जितने कार्बन का एल्किल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रीजेंट में होता था, चलेगा। इसके बाद हम लोगों ने अगला रिड्यूसिंग एजेंट पकड़ा था बहुत तगड़ा, रेड फास्फोरस और क्या चीज़ आपका HI। ये अल्कोहल को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसाइल हैलाइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को एलिवेटेड टेम्परेचर पर और हैलाइड में केवल एल्किल आयोडाइड को, याद रहे क्लोराइड और ब्रोमाइड को नहीं, केवल एल्किल आयोडाइड को एल्केन में बदल देता था, और उतने ही कार्बन के एल्केन में बदलता था जितने कार्बन के ये सबस्ट्रेट लिए जाते थे। अब दो बड़ी फेमस रिएक्शन थी जिससे कि हमने हाइड्रोकार्बन बनाया था, एक क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा वुल्फ कीजनर रिडक्शन। अगर हम जिंक मरकरी अमलगम या जिंक मरकरी एलॉय या जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl के साथ लेते थे तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाता था, और इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को हम लोग उतने ही कार्बन की एल्केन में बदल देते थे। पर एक खास बात थी, चूंकि ये एसिडिक मीडियम था तो ये बहुत अच्छा काम करता था कीटोन के लिए और पुअर काम था एल्डिहाइड के लिए, क्योंकि एल्डिहाइड एसिडिक मीडियम में पॉलीमराइज हो जा रहे थे पैरा और मेटाल्डिहाइड में। नाउ अगला वाला जो बेस्ट मेथड था जिसमें कि हमने एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में बदला, वो था वुल्फ कीजनर रिडक्शन। तो वुल्फ कीजनर रिडक्शन में सबसे पहले हम नाइट्रोजन, आप कह सकते हैं एमीन ग्रुप रीजेंट या आप अमोनिया के जो डेरिवेटिव हैं उसके साथ रिएक्ट कराते थे, लाइक हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बेजोन वगैरह, और जो कार्बोजाइड बनता था, जो एडिशन एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता था, उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट के सॉल्वेंट में अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराई जाती थी, तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन या एल्केन बनता था। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते थे, वुल्फ कीजनर रिडक्शन। लास्ट में हमने यहाँ पर ले लिया आपका ट्राई एल्किल बोरेन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में जब हम एल्कीन का रिएक्शन B2S6 कराते हैं तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है, और ट्राई एल्किल बोरेन की अगर प्लेन हाइड्रोलिसिस करा दी जाए तो ऐसी स्थिति में एल्कीन आती है, चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये ध्यान रखने वाला है कि अगर यही हाइड्रोलिसिस अल्कलाइन मीडियम में हुई तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। यही हाइड्रोलिसिस अगर आप मान लो क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में करा रहे हो तो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। यही क्लोरोएमीन के साथ करा रहे हो तो प्राइमरी एमीन बनेगा। तो ये डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं। चूंकि आपने प्लेन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दी तो ऐसी स्थिति में उतने ही कार्बन का एल्कीन बनेगा। लास्ट में कुछ हमने सॉल्ट लिया था जो कि मैथनाइड्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड। इनकी अगर हाइड्रोलिसिस करा दी जाए तो करस्पॉन्डिंग क्या बनता है, आपका एल्कीन बनता है। बोलो भाई, तो हम लोगों ने इतने मेथड सीख रखे हैं किसको प्रिपेयर करने के लिए, एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। लास्ट में
हम एक रिएक्शन और भी पढ़ते हैं जिसमें कि हम लोग एल्किल हैलाइड से एल्केन बना सकते हैं। और वो मेथड क्या है भाई कि हम एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट तो भी ये एल्केन बनता है। और ये रिएक्शन किस पाथवे को फॉलो करती है? SN2 को फॉलो करती है। चलेगा? तो इनडायरेक्टली एक बार रफली और तेजी से अगर रिवाइज करें, सबसे पहले एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बनाया गया, निकल प्लेटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट लिया गया, इसके प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करके। दूसरा अगर हम लोग एल्किल लाइट से दिखाएं तो एल्किल लाइट से एल्केन बनाने के अपने पास में 5 तरीके हैं। सबसे पहला जिंक कॉपर कपल इन HCl या ट्राइफेनॉल्डिन हाइड्राइड LiLH4 NaPH4 आफ्टर एसिडिफिकेशन हाइड्रोकार्बन या एल्केन बनाएगा। इसी तरीके से वुड्स रिएक्शन से भी एल्केन बनेगा, फ्रैंकलिन से भी एल्केन बनेगा, कोरे हाउस से भी हम लोग क्या बनाएंगे? एल्केन बनाएंगे। लेकिन वुड्स और फ्रैंकलिन में एक बात बड़ी कॉमन थी, क्या? दोनों से मीथेन नहीं बन सकता, दोनों से ऑड नंबर की एल्केन नहीं बन सकती, दोनों ही सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कोरे हाउस सिंथेसिस ऑड नंबर की एल्केन क्या कर सकती है? बना सकती है। इसी तरीके से सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया और उसके 2 मेथड हमने एल्केन बनाने के बताए। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जिसमें कि एनोड पर एल्केन बनती थी, दोनों ही डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, लेकिन दोनों में एक अंतर है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में सिमेट्रिकल एल्केन बनती है। जो एल्किल ग्रुप डीकार्बोक्सिलेशन के बाद आता है उसकी दुगनी संख्या हो जाती है, जबकि सोडा लाइम वाले में क्या होता है कि एक कम कार्बन की एल्केन बनती है। फिर हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आपका एल्केन बनाया, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को सीधे अगर एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करा दो तो एल्केन बन जाता है। हाँ, यही ग्रिग्नार्ड रीजेंट से अगर एल्केलाइड लेकर के बनाना चाहते हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा बनेगा। यहीं पर अगर हम अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइलाइड और एल्किल आयोडाइड लेते हैं तो रेड फास्फोरस और HI के द्वारा रिड्यूस करके एल्केन बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने के लिए क्लेमेंसन और वुल्फ कीजनर रिडक्शन का सहारा लिया और लास्ट में हम लोगों ने ट्राई एल्किल बोरेन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा करके एल्केन बनाया था। एल्युमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करा करके एल्केन बनाया था। इस तरीके से एल्केन का प्रिपरेशन पूरी ऑर्गेनिक में कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एल्केन की प्रॉपर्टीज पर। चलिए, तो अगर एल्केन का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया तो अब हम लोग आते हैं एल्केन की जनरल रिएक्शंस पर। ये एल्केन या हाइड्रोकार्बन कौन कौन सी जनरल रिएक्शन देगा? तो सबसे पहले रिएक्शन आप ध्यान दीजिएगा, एल्केन के केस में हम लोग कराते हैं उसका हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। ये कहलाता है हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, या अगर ये नहीं है तो करीब करीब 400 से 500 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जिसमें कि फ्री रेडिकल बने। इसमें करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन होता है वो एल्किल हैलाइड में बदल जाता है। हमने इसमें आप लोगों को बताया है कि अगर हैलोजन की जगह फ्लोरीन होता है तो घटना फ्लोरिनेशन कहलाती है। ये एक्सप्लोजिव होती है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन अवॉइड किया जाता है, इसलिए फ्लोरिनेशन करने के लिए हम या तो इसे पहले इनर्ट गैस मटेरियल से डाइल्यूट करते हैं या फिर क्लोरो ब्रोमो प्रोडक्ट से फ्लोरो की तरफ हम लोग आते हैं। चलेगा? जैसे आपने स्वाट रिएक्शन पढ़ा होगा कि एल्किल फ्लोराइड और ब्रोमाइड को हम लोग ट्रांजिशनल मेटल फ्लोराइड के साथ हीट करके एल्किल फ्लोराइड बनाते हैं। तो ऐसा इसलिए ताकि हम ताकि हम जो है आपका एक्सप्लोजन को रोक सकें या कम कर सकें। यही अगर क्लोरिनेशन है तो मॉडरेट रेट पर होगा। प्रोडक्ट किस टाइप का बनेगा ये क्लोरीन और एल्कीन के रेशियो पर निर्भर करता है। अगर एल्कीन ज़्यादा है और हैलोजन कम है तो एल्किल लाइट मेन प्रोडक्ट होगा, लेकिन अगर हैलोजन एक्सेस में है और ये कम है तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेलो प्रोडक्ट जो होंगे तब बनेंगे। तो यहाँ रेशियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्लोरिनेशन लेस स्पेसिफिक होता है, जबकि यहीं पर ब्रोमिनेशन कराएं तो ब्रोमिनेशन मोर स्पेसिफिक होता है और स्लो रेट से होता है। लास्ट में आयोडिनेशन की बात हुई थी तो हमने कहा था कि आयोडिनेशन
एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जिसमें कि अगर आपको एल्किलाइड वाला प्रोडक्ट अगर चाहिए तो आप उसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करेंगे लाइक नाइट्रिक एसिड या HiO3, जो कि इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके एल्किल आयोडाइड का कंसंट्रेशन क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये सभी रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को, जिसमें कि 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और क्या चीज आपका टर्मिनेशन। अब हम लोग दूसरी रिएक्शन आती है इसकी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन एट 300 to 500 डिग्री टेम्परेचर। इस रिएक्शन को हम लोग वेपर फेज नाइट्रेशन भी कहते हैं। ये भी इस टेम्परेचर पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है और NO2 फ्री रेडिकल बनता है, जिस पर कि नाइट्रोएल्केन एज ए प्रोडक्ट दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ले लें, ओलियम ले लें या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को 300 से 400 डिग्री टेम्परेचर पर लिया जाए तो इस रिएक्शन को हम वेपर फेज सल्फोनेशन कहते हैं और इसका रिएक्टिंग स्पीसीज या अटैकिंग स्पीसीज SO3H होता है, जो कि एल्किल सल्फोनिक एसिड देता है। ये वही एल्किल सल्फोनिक एसिड है जिससे कि हम डिटर्जेंट बनाते हैं NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करा करके बड़े एल्किल ग्रुप के साथ। आगे चलें तो अगली रिएक्शन आती है जिसे हम लोग रीड रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन खासतौर से एल्कीन को SO2 और Cl2 के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो बनता है क्लोरो एल्किल सल्फोन। लास्ट में आता है आपका आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये लास्ट नहीं कहेंगे बल्कि एल्केन का रिएक्शन जब हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ और HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं करीब 300 से 500 डिग्री टेम्परेचर तो ब्रांच एल्केन बनते हैं। सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की एक एल्केन दूसरी ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग हाइड्रोकार्बन की रिफाइनिंग में करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो आती है पायरोलिसिस। जब बेहद हाई टेम्परेचर पर बड़े एल्केन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा तो इस घटना को पायरोलिसिस कहते हैं और ये 500 से 700 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। इसमें कई सारे प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, जैसे एल्कीन भी होगा, कुछ मीथेन होगा, कुछ इथेन होगा, जितने कंपोनेंट बने। इसी तरीके से हम एल्केन जो कि बड़े कार्बन के होते हैं, 6, 7, 8 कार्बन के होते हैं, उनको अगर क्रोमियम ऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड या वैनेडियम ऑक्साइड के साथ Al2O3 मिला करके 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हीट करें तो करस्पॉन्डिंग एल्केन बेंजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 6 कार्बन की एल्केन लेंगे तो बेंजीन बनेगा, 7 की लेंगे तो टॉल्यूइन बनेगा। इसी तरीके से अगर हम डाइएज़ोमीथेन लेकर के चलें तो ये एल्केन में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में CH2 ग्रुप को इंसर्ट कर देता है, जिससे कि प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या बढ़ जाती है और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन। तो एल्केन में कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए इसका खूब इस्तेमाल होता है। लास्ट में आता है कि एल्केन एज ए फ्यूल भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर एल्केन को हम जलाते हैं तो जो भी कार्बन वाला पार्ट है वो CO2 में और हाइड्रोजन वाला पार्ट किस में जाएगा, वाटर में, अगर हम कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं तो। कुछ रिएक्शन हमने अलग से स्पेशली बताई हुई है, खासतौर से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की। आपकी NCERT में टर्म यूज किया गया है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में खासतौर से मीथेन और इथेन हमने लिया है, जो कि स्पेसिफिक रीजन की प्रेजेंस में स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं। आजकल रिएक्शन फैशन में कई बार पूछी भी गई। जैसे मीथेन का हम ऑक्सीडेशन अगर कराते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर के आसपास, तो प्रोडक्ट बनता है मेथिल अल्कोहल। लेकिन यही अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड होता है और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं मीथेन के साथ में तो फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल बनता है। यही अगर हम लोग इथेन ले लें और मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में साथ में ऑक्सीजन के साथ हीट करें तो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हमारा एसिटिक एसिड बनता है। उम्मीद करता हूं आपको जनरल रिएक्शन पकड़ में आया होगा। एक बार फुल स्पीड में देख लें कि अगर एल्केन का हैलोजिनेशन कराते हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होती, बनता है प्रोडक्ट एल्केलाइड। इसी तरीके से अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ 300 से 500 डिग्री पर रिएक्शन कराते हो एल्केन की, इसको वेपर फेज नाइट्रेशन कहते हैं, तो नाइट्रो एल्केन बनता है सल्फोनिक एसिड के साथ में।
हाई टेम्परेचर पे कराते हो या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो ऐसी स्थिति में वेपर फेज सल्फोनेशन और अल्किल सल्फोनिक एसिड बनता है। रिड रिएक्शन में अल्केन का रिएक्शन SO2 और Cl2 के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। यही अगर एल्केन एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के साथ 300 से 500 डिग्री पर हीट की जाए तो अनब्रांच एल्केन ब्रांच एल्केन में कन्वर्ट होती है और रिएक्शन कहलाती है आइसोमराइजेशन। एल्केन को 500 से 700 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हीट किया जाए तो कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, रिएक्शन कहलाती है पायरोलिसिस। यही अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये CO2 और वाटर देता है। यही अगर डायज़ोमीथेन के साथ कराते हैं तो हाई एल्केन में कन्वर्ट होता है। यही अगर क्रोमियम मोलिब्डेनम और वैनेडियम ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड को मिलाकर के 500 से 700 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करते हैं 10 से 20 एटमॉस्फेयर तो बेंजोनाइट कंपाउंड बनते हैं। लाइक अगर 6 कार्बन का है तो बेंजीन 7 का है तो टॉलुइन। कुछ कंट्रोल रिएक्शन की बात करी थी, मीथेन को अगर कॉपर की प्रेजेंस में हम एयर में हीट करते हैं तो मेथिल अल्कोहल, और यही मीथेन को अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड। यही ईथेन को अगर हम लोग मैग्नीज एस्टेट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एसिटिक एसिड। और एक बड़ी खास बात जो केवल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन को रखता है और ऐसी स्थिति में इसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करते हो तो ये अल्कोहल में बदलता है। किस में बदलता है? अल्कोहल में बदलता है। दिस इज ऑल अबाउट योर कौन सा पोर्शन? एल्कीन। अब किस पर आते हैं? एल्कीन। तो हम लोग एल्कीन के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करने जा रहे हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं एक एक रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग एल्कीन्स को कैसे बनाएंगे? एल्कीन जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है और N की मिनिमम 2 से स्टार्ट होती है, चलेगा। अगर N बराबर 2 रखेंगे तो सबसे पहला मेंबर मिलेगा जिसे हम लोग इथीन के नाम से जानते हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास में ये है कि एल्केन की पायरोलिसिस कराई जाती है। हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं तो कई फ्रेगमेंट में टूटता है जिसमें कि एल्कीन भी बनती है। पर ध्यान रहे ये रिएक्शन बहुत फ्रूटफुल रिएक्शन नहीं है। एल्कीन को हम लोग एल्काइन के पार्शियल हाइड्रोजनेशन से भी बनाते हैं। एल्काइन के पार्शियल हाइड्रोजनेशन से बनाते हैं और ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन जो एल्कीन देगा, अगर वो स्टीरियोकेमिस्ट्री शो कर रही है तो इस बात पे तय होगा कि उसके लिए क्या कैटलिस्ट लिया गया है। अगर हम पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन या कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन में लेते हैं या सल्फर मिक्स सोल्यूशन में लेते हैं तो ऐसा हाइड्रोजनेशन, ऐसा पार्शियल हाइड्रोजनेशन किस कैटलिस्ट के द्वारा कराया जाता है? लिंडलार्ड। और जो एल्कीन बनेगी अगर वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो निश्चित तौर पे सिस उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से इसी रिडक्शन के लिए सोडियम लिक्विड अमोनिया में लिया गया तो इसको ब्रिज रिडक्शन कहा जाएगा और ऐसी स्थिति में एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में बदला जाएगा। यही अगर एल्काइन निकल बोराइड या P2 कैटलिस्ट के द्वारा लिया गया तो ये सिस एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट देगा। तो ये एक विशेष रिएक्शन है जो अक्सर पूछी जाती है। तीसरा हमारे पास में अगर हम मोनो एल्किलाइड ले लें तो इसका एलिमिनेशन अगर कराया जाए, आप कह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कोहलिक KOH या सोडामाइड या सोडियम एल्कोऑक्साइड, तो ऐसी स्थिति में भी हमको एल्कीन मिलती है और रिएक्शन कहलाती है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। चलेगा। अब अगर डाइहैलाइड है तो डाइहैलाइड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जेम डाइहैलाइड और दूसरा होता है विस डाइहैलाइड। अगर हम जेम डाइहैलाइड लेकर के चल रहे हैं तो ध्यान रहे जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हीट करने पर डबल कार्बन की एल्कीन मिलेगी। जितने कार्बन का ये हैलाइड है ठीक उसके दुगने कार्बन का, इसीलिए ये हायर एल्कीन के फॉर्मेशन में यूज होता है। लेकिन अगर आपका विसनल डाइहैलाइड है तो ये उतने ही कार्बन की एल्कीन देगा जितने कार्बन का डाइहैलाइड लिया गया है। तो दोनों रिएक्शन में एक बेसिक अंतर होता है जो कि इस बात से तय किया जाएगा कि जेम है कि विस है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में जो आती है इस एल्कीन की प्रिपरेशन के लिए, वो आप विनाइल हैलाइड को अगर डाई एल्किल लिथियम क्यूब्रेट के साथ या गेलमांस रीजेंट के साथ हीट करते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एल्कीन देता है। इसी तरीके से अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएं, याद रहे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एलिवेटेड टेम्परेचर पर लिया जाता है।
तो भी प्रोडक्ट हमारा एल्कीन बनता है। यहीं पर अगर हम एस्टर ले लें और एस्टर की पायरोलिसिस कराएं तो ये पायरोलिसिस हाफमैन एलिमिनेशन के थ्रू होती है और बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ पर भी एल्कीन ही होता है। अब हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो मैंने आपको बता रखा है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों बनाया जा सकता है और ये तीनों प्रोडक्ट आपको मोस्टली एनोड पर मिलते हैं। पर जरा यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, वो ये बात ध्यान रखने वाली है कि कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया जाए। अगर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं तो एल्केन बनता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे तो एल्कीन बनेगा, और मैलिक एसिड का अगर हम लोग सॉल्ट लेकर के चलेंगे तो ऐसी स्थिति में हमको एल्काइन मिलता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम एल्किल सल्फोनेट एल्किल सक्सीनेट लेते हैं, एल्किल सक्सीनेट लेते हैं और ये जब इलेक्ट्रोलाइज होता है तो यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन पर डाई रेडिकल बनाएगा जो कि करस्पॉन्डिंग अपने कार्बन की एल्कीन में बदल जाएगा। लास्ट हम लोग रिएक्शन कराते हैं, टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं। ये रिएक्शन हॉफमैन्स एलिमिनेशन कहलाता है और ये किस रूल के थ्रू फॉलो होता है? हॉफमैन्स रूल के थ्रू एल्कीन इसमें क्या करती है? बनती है। तो ये कुछ मेथड हैं किसके प्रिपरेशन के लिए? एल्कीन की प्रिपरेशन के लिए। अब हम आते हैं एल्कीन की प्रॉपर्टीज पर, केमिकल रिएक्शन पर। तो हम लोग अगर जनरल रिएक्शन की बात करें एल्कीन का, तो पहले आप लोग ये स्क्रीनशॉट खींच लें, फिर मैं एक एक रिएक्शन को डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाँ भाई रिएक्शन क्या है, फास्ट मूड पर इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो एल्कीन की रिएक्शन की शुरुआत सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजनेशन से कराते हैं। अगर हम एल्कीन की हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो ट्रांजिशनल मेटल कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, लाइक निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम हम लोग यूज़ करेंगे। अगर ये है प्लैटिनम पैलेडियम है तो कम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है, और निकल है तो 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं और करस्पॉन्डिंग उतने ही कार्बन का एल्केन बनता है। चलेगा। अगला जो आता है, हम लोग एल्कीन का रिएक्शन फर्दर अगर एल्केन से कराएं, खास तौर से जिस पर टर्शरी हाइड्रोजन मौजूद हो या सेकेंडरी हाइड्रोजन मौजूद हो, तो ये एल्कीन को हायर एल्केन में बदल देता है। रिएक्शन आपको हमने बताया हुआ है। अब अगर हम तीसरी रिएक्शन पर आते हैं तो हम इसका हैलोजिनेशन कराएं। याद रहे, एल्कीन का हैलोजिनेशन एंटी एडिशन होता है। एंटी का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों हैलोजन एक दूसरे के अपोजिट में होंगे और साथ में बनने वाला प्रोडक्ट कौन सा होता है? विस डाइहैलाइड होता है। चलेगा। अब बात आती है अगले रिएक्शन की, जिसमें कि एल्कीन का रिएक्शन हम हाइड्रा एसिड के साथ कराते हैं, HF, HCl, HBr, HI के साथ में कराते हैं। तो अगर नॉर्मल सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्वेंट लिया गया है तो ये मार्कोनिक एडिशन होता है। चलेगा। मार्कोनिक एडिशन होता है और करस्पॉन्डिंग जो होता है एल्किल हैलाइड बनता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर यही रिएक्शन HBr की कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो हमारा बजाय सेकेंडरी हैलाइड बनने के प्राइमरी ब्रोमाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है, जबकि हाइड्रा एसिड वाली रिएक्शन आयनिक मैकेनिज्म से होती है। यही HBr की जगह HCl या HF लिया जाए तो ये रिएक्शन नहीं होगी, भले परऑक्साइड क्यों ना हो। नहीं होने का मतलब प्राइमरी की जगह पे सेकेंडरी प्रोडक्ट बनेगा, और इसका रीजन ये है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ना कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। जबकि HI लोगे तो रिवर्सिबल हो जाता है। इसलिए परऑक्साइड इफेक्ट HBr के लिए बिल्कुल बढ़िया है, बशर्ते कि परऑक्साइड सॉल्वेंट यहाँ मौजूद हो या आप कहें कि यहाँ एक्वस वाटर मौजूद ना हो। अब आगे की तरफ बढ़ें तो अगली रिएक्शन में हमने इसी एल्कीन का रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड के साथ कराया, HOCl के साथ कराया है। तो सिंपली मार्कोनिक एडिशन है। यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराएंगे तो ये वाटर का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल? मार्कोनिक रूल। चलेगा। H+ और OH- का एडिशन है, और साथ में ध्यान रहे कि इसमें फ्री कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यही अगर रिएक्शन एल्कीन की डाइएजोमीथेन के साथ कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो याद रहे ये जो डाई रेडिकल, मिथाइलिन डाई रेडिकल आता है, ये सीधे मल्टीपल बॉन्ड पर अटैक करके साइक्लिक कंपाउंड देगा। यही अगर एल्कीन का रिएक्शन
हम सिल्वर मेटल के प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करें तो हमको इपॉक्साइड मिलता है या साइक्लिक ईथर मिलता है। लेकिन अगर यही एल्कीन एयर की प्रेजेंस में 200 डिग्री टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ले जाए तो ये पॉलीमराइज हो जाती है, पॉली एल्केन बनाती है, जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गया, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन क्या कैटलिस्ट है, ये चीज़ निकल करके सामने आता है। यही अगर एल्कीन का रिएक्शन हम B2S6 इन THF कराएं, डाइबोरेन को टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट मिले तो ये एल्कीन ट्राई एल्किल बोरेन में कन्वर्ट होती है। और कई बार मैं बता चुका हूँ कि ट्राई एल्किल बोरेन का अगर एसिडिफिकेशन करा दो तो एल्कीन बन जाता है, सिल्वर नाइट्रेट NaOH के साथ में हिट कर दो डबल कार्बन की एल्कीन बन जाती है, KMnO4 के साथ हिट कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, क्रोमिक क्लोराइड के साथ हिट कर दो प्राइमरी एल्डिहाइड बन जाता है। तो कई सारे प्रोडक्ट इससे बनाए जा सकते हैं। यही अगर एल्कीन का रिएक्शन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ में 500 डिग्री टेम्परेचर पर कराया जाए तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का मतलब एलाइलिक पोजीशन की हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन लग जाता है। और यही अगर रूम टेम्परेचर पे कराना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में इस एल्कीन का रिएक्शन आप NBS के साथ करा सकते हो, NCS के साथ करा सकते हो, टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड के साथ करा सकते हो। तो इन सभी रीजन के द्वारा जो एलाइलिक पोजीशन है, डबल बॉन्ड की अल्फा पोजीशन जो है, जो एलाइलिक पोजीशन है, उसकी हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन लगाया जाता है। ये रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है NBS वाले रीसेंट में। आगे की तरफ अगर बढ़ें तो इसी एल्कीन का रिएक्शन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ कराएं या वाटर गैस को लेकर के चलें इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो करस्पॉन्डिंग फॉर्मिल ग्रुप ऐड होता है प्राइमरी और सेकेंडरी पोजीशन। यही अगर एल्कीन एल्युमिनियम सल्फेट के साथ 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर पर हीट की जाए तो आइसोमरिक प्रोडक्ट बनता है, घटना कहलाती आइसोमराइजेशन। अगर एल्कीन को जला दो, बर्न कर दो, कंबशन कर दो, प्योर ऑक्सीजन से बर्न कर दो तो CO2 और वाटर बनता है। सारा कार्बन वाला पार्ट CO2 में और हाइड्रोजन वाला पार्ट वाटर में जाता है। फिर बात आती है ओजोनलिसिस। तो ध्यान देने वाला बात है, ओजोनलिसिस एक बड़ी रिएक्शन है। इसमें हम पहले स्टेप में ओजोन और दूसरे स्टेप में जिंक डस्ट की प्रेजेंस में वाटर यूज करें तो इस रिएक्शन को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। और इस रिएक्शन के अंतर्गत होता क्या है कि एल्कीन के जितने मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वहां पर हम लोग टुकड़े बना लेते हैं और उन टुकड़ों पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ दी जाती है। तो हमें कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। लेकिन यही जिंक अगर यहाँ नहीं है तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती है और इस मिक्सचर में मौजूद एल्डिहाइड एसिड में बदल जाता है। बाकी कीटोन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल करने से पहले ये जरूर देख लें। इसी एल्कीन का रिएक्शन अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएं तो ये करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में क्या करेगा, आपका तब्दील हो जाएगा, एस्टिल ग्रुप यहाँ पर ऐड होता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या बेयर्स रीजेंट 1% अल्कलाइन KMnO4 या बेयर्स रीजेंट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करा दो तो करस्पॉन्डिंग एल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर 2 OH ग्रुप ऐड होते हैं। यानी आप कहोगे कि कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। कैसा एडिशन है ये? सिन एडिशन है। चलेगा। दोनों OH ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड के एक ही साइड पर ऐड होते हैं, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा उसके बाद से। एल्कीन का रिएक्शन अगर परऑक्सी एसिड के साथ कराया जाए जिसके अंदर एक परऑक्साइड लिंकेज मौजूद है तो ऐसी स्थिति में ये इपॉक्साइड बनाता है। और आप तो जानते हैं कि इपॉक्साइड की अगर हाइड्रोलिसिस करा दो तो एंटी डाइऑल बनता है। जहां ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और बेयर्स रीजेंट सिन डाइऑल के लिए फेमस है, वहीं पर परएसिड आफ्टर हाइड्रोलिसिस एंटी डाइऑल के लिए फेमस है क्योंकि पहले ये इपॉक्साइड बनाता है। यही एल्कीन का अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएं तो करस्पॉन्डिंग एसिड CO2 और वाटर क्या करता है, आपका बनता है। बोलो भाई। लास्ट में एक छोटी सी रिएक्शन यहाँ और रह जाती है कि अगर हम लोग एल्कीन को स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ ट्रीट करें, हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ ट्रीट करें तो ध्यान देना, हॉट
एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 एसिडिक या एल्कलाइन मीडियम में मल्टीपल बॉन्ड को क्लीव कर देता है और क्लीव करके जो टुकड़े बनते हैं, जैसे CH2 वाले टुकड़े को ये CO2 में बदल देगा। RCH डबल बॉन्ड वाला अगर टुकड़ा मिला तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाएगा। यही अगर RC डबल बॉन्ड वाला टुकड़ा मिला तो ये कीटोन में बदल जाएगा, और अगर CH डबल बॉन्ड वाला टुकड़ा मिला तो ये ऑक्सैलिक एसिड में बदल जाएगा। कर लोगे कि नहीं, बोलो भाई, कोई दिक्कत? बात पकड़ में आई? आते हैं हम लोग नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन एल्काइन पर। तो बालको, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एल्काइन की। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमने प्रिपरेशन का बना रखा है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ले लिया स्क्रीनशॉट, एक्सप्लेन करें रिएक्शंस को। चलिए, तो अगर आप एल्काइन की बात करें, इसका हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जनरल फार्मूला CnH2n-2 है, और पहला मेंबर बनाने के लिए n की कम से कम 2 की संख्या रखेंगे तो पहला मेंबर मिलेगा, जिसे एस्टाइलिन या एस्टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला मेथड तो ये है कि अगर आपको एल्काइन बनाना है, एल्काइन में अगर एस्टाइलिन बनाना हो तो कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। ये वही कैल्शियम कार्बाइड है जिसमें कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई। यही अगर आप मैग्नीशियम कार्बाइड लेकर के चलेंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस पर प्रोपाइन मिलता है, या फिर आप कहेंगे कि एलीन मिलता है, चलेगा। फिलहाल अगर ये मिला तो ये एल्काइन में आएगा। दूसरा बड़ा और फेमस तरीका इसको बनाने का ये है कि विसिनल डाइहैलाइड का रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड से करा दें। याद रहे, पहले स्टेप में अगर अल्कोहलिक KOH लोगे और सेकंड स्टेप में आप सोडामाइड लोगे, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है, तो रिएक्शन की एफिशिएंसी अच्छी होती है। अदरवाइज प्लेन अल्कोहलिक KOH लेकर के चलने पर बड़ा ही एलिवेटेड टेम्परेचर लेना पड़ेगा। अब दूसरा है अपने पास में अगर जेमिनल डाइहैलाइड है तो भी हम लोग अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड के द्वारा डी हाइड्रोहैलोजिनेशन करा करके एल्काइन बना लेंगे। क्लोरोफॉर्म को अगर सिल्वर पाउडर के साथ हीट किया जाता है, बड़ा फेमस यूपी बोर्ड का रिएक्शन है, CSC बोर्ड में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो क्लोरोफॉर्म को अगर हम सिल्वर पाउडर के साथ हीट करते हैं तो हमारा इथीन या एस्टिलीन बनेगा। इसी तरीके से अगर हम टेट्राहेलो प्रोडक्ट लें और उसको जिंक डस्ट के साथ हीट करें या सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन में हीट करें, 2 कार्बन का है तो एस्टिलीन बनेगा और 2 से अधिक कार्बन का है तो एल्काइन बनेगा। प्लेन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हम हीट करें अगर विसिनल पोजीशन पे मौजूद एल्कीन को, तो करस्पॉन्डिंग एल्काइन बनता है, चलेगा, करस्पॉन्डिंग एल्काइन बनता है। अब अगर हम लोग विनाइल हैलाइड ले लें और इसको अल्कोहलिक KOH 200 डिग्री पर या सोडामाइड के साथ में अगर इसको हीट करते हैं तो भी हमारा एस्टीन बनता है। अब अगला मेथड जो कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, कई बार बता चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेंगे, किसका, आपका मैलिक एसिड का, और उसको अगर हीट करेंगे तो एनोड पर कौन सी गैस बनेगी, आपकी एस्टिलीन। और अगर हायर एल्काइन बनाना है तो यही हाइड्रोजन हटा करके एल्किल सब्स्टिट्यूटेड सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड ले लो तो हायर एल्कीन बनती है। नेक्स्ट, जिसे हम लोग बर्थलोड प्रोसेस कहते हैं, इसमें कोक को हाइड्रोजन के साथ करीब करीब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो भी एस्टिलीन बनती है। अब हम लोग एल्काइन से हायर एल्काइन बना लेते हैं। इस एल्काइन से हायर एल्काइन, ये दोनों मेथड जो हैं हायर एल्काइन बनाने के मेथड हैं, ज़्यादा कार्बन की संख्या को बढ़ाने के मेथड हैं। इन दोनों में हम करते क्या है कि हम एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन लेते हैं और उसको सोडियम या फिर सोडियम हाइड्राइड या सोडियम एमाइड, इनमें किसी के साथ हम रिएक्ट कराते हैं क्योंकि इनके पास बड़े तगड़े बेस होते हैं, और ये करस्पॉन्डिंग एल्काइन को जो कि एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग होता है इसको सॉल्ट में बदल देता है और इसका ये निगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा।
जो कि सेकंड स्टेप में मौजूद एल्किल हैलाइड पर बैक साइड अटैक करता है और कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर की। याद रहे अगर ये एल्किल हैलाइड प्राइमरी और सेकेंडरी है तब तो ठीक है, बेस्ट तो प्राइमरी रहेगा फिर सेकेंडरी, पर याद रहे टर्शरी के केस में ये सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि एलिमिनेशन होता है। सिमिलरली हम लोग इसी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन का रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन इस हाइड्रोजन को लेकर के एल्केन में बदल जाएगा, मीथेन में बदल जाएगा और साथ में ये न्यूक्लियोफाइल देगा जो कि बैक साइड अटैक करता है। और जब ये बैक साइड अटैक करेगा तो SN2 पाथवे से रिएक्शन जाएगी और करस्पॉन्डिंग हायर एल्काइन बनेगा। आपको याद ये रखना है कि ये रिएक्शन की एफिशिएंसी सबसे अच्छा प्राइमरी हैलाइड के लिए, फिर सेकेंडरी और सबसे पुअर टर्सरी, और इवन तो टर्सरी के केस में हमको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। कर लोगे कि नहीं? दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। अब हम लोग आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन पर। तो बाल को जनरल रिएक्शन जो हम लोग एल्काइन का पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसका सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब हम लोग एक एक रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक एक रिएक्शन को अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो मोस्टली हम एस्टिलीन को लेकर के या कहीं जरूरत पड़ी तो ज़्यादा हाइड्रोकार्बन की एल्काइन को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले रिएक्शन जो कई बार हम लोग प्रिपरेशन में भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी एल्काइन का हाइड्रोजनेशन हम निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट के द्वारा कराते हैं तो कंप्लीट रिडक्शन होता है और एल्केन बनता है, चलेगा। दूसरा, लेकिन अगर हम लोग कैटलिस्ट पॉइजन के साथ में लेते हैं जैसे पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ या निकल बोरॉन के साथ, ठीक है, जिसे P2 कैटलिस्ट भी कहा जाता है, इसी तरीके सोडियम या लिक्विड अमोनिया में लेते हैं तो यहाँ कंट्रोल रिडक्शन होता है और एल्कीन एज ए प्रोडक्ट दिखाई पड़ता है, फर्दर इसका रिडक्शन नहीं होता। इसी तरीके से तीसरी रिएक्शन पर अगर आए तो अगर एल्काइन का रिएक्शन हम 1 मोल हैलोजन के साथ कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा और 2 मोल हैलोजन के साथ कराएंगे तो टेट्रा हैलो प्रोडक्ट हमको दिखाई पड़ेगा। यही अगर हम HBr ले रहे हैं और 2 मोल HBr लिया जा रहा है तो ध्यान रखें इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड विसिनल डाइहैलाइड बनता है। लेकिन अगर यही पेरोक्साइड सॉल्वेंट नहीं है तो नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखिए जेमिनल डाइहैलाइड बन रहा है। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। यही अगर हम हाइपोक्लोरस एसिड लेते हैं 2 मोल तो एक सेंटर पर Cl और एक पर OH, जबकि दूसरे का फिर OH आकर के यहाँ जुड़ेगा तो एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, वाटर निकल जाएगा और कौन सा ग्रुप बनेगा, एल्डिहाइड। यही अगर हम HCN लें तो 1 मोल HCN बेरियम साइनाइड की प्रेजेंस में जुड़ता है और विनाइल साइनाइड बनता है जो कि पॉलीमराइजेशन में खूब इस्तेमाल किया जाता है। यही एस्टिलीन का रिएक्शन अगर हम एस्टिक एसिड के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीधे डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग मर्क्यूरिक आयन के साथ में कराएं तो ये हमको एसीटेट देगा, डाई एसीटेट देगा, इथेन डाई एसीटेट देता है। इसी तरीके से यही मर्क्यूरिक आयन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 करीब 80 से 100 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर लिया जाए तो सबसे पहले ये अपने अंदर 1 मोल वाटर को ऐड करके करस्पॉन्डिंग इनॉल बनाता है जो कि टॉटोमराइज होकर के एल्डिहाइड में बदल जाता है। ये टॉटोमराइज होकर के एल्डिहाइड में बदल जाता है। ऐसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने अलग से भी इसको बताया है। यही अगर हम एस्टिलीन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएं तो ये इथेन डाई सल्फेट देगा या इथेन बाई सल्फेट देता है। आर्सेनिक क्लोराइड के साथ ये पॉइजनस कंपाउंड बनाता है, जबकि यही एस्टिलीन एथिल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक आयन इसलिए लेते हैं कि ये एल्काइन वाटर में सॉल्युबल हो सके। नॉन पोलर होने की वजह से आप कहेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमको हैवी मेटल सल्फेट या हैवी मेटल आयन लेना पड़ता है। इसी तरीके से इसी एल्काइन का रिएक्शन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रा कार्बोनिल कराया जाए तो ये विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। यही एल्काइन या एस्टिलीन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और अल्कोहल के साथ हो और निकल
160 डिग्री सेंट टेम्परेचर पर कैटलिस्ट का काम कर रहा हो तो ये करस्पॉन्डिंग विनाइल एसीटेट देगा। लास्ट में अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराओ या सोडामाइड के साथ एल्काइन का एस्टिलीन का कराओ तो दोनों एसिडिक हाइड्रोजन निकल करके ये सोडियम एस्टेलाइट का पीपीटी देता है, प्रेसिपिटेट देता है। आपको लग रहा होगा इसकी रिएक्शन यहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं, अभी कम से कम 10 रिएक्शन और बाकी है, इसको 2 मिनट में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट है करीब करीब 10-12 रिएक्शन बच गई हैं, उनको भी एक एक करके डील कर लें। अगर स्पेशली हम एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन लेकर के चलते हैं तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या इसे आप टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, इसके साथ ये सिल्वर एस्टेलाइट का वाइट पीपीटी आता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है आपकी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ टॉलेंस रिएजेंट की, ये टॉलेंट टेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें सिल्वर की कतरन नहीं बन रही है। यहाँ पे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, जबकि सिल्वर की कतरन ब्राइट ब्लैक कलर की होती है। अब अगर यही एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन का रिएक्शन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराएं तो रेड पीपीटी आता है। ये दोनों रिएक्शन की एक खास बात है कि इस रिएक्शन की सहायता से हम एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन और नॉन एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्काइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब अगर हम एल्काइन का रिएक्शन बेयर्स रीजन के साथ कराएं तो ये मल्टीपल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप जोड़ता है। तो होगा क्या कि सबसे पहले एल्काइन जो है एक मल्टीपल बॉन्ड हटा करके 2 OH जोड़ेगा, फिर ये दूसरा मल्टीपल बॉन्ड हटा करके OH जोड़ेगा, और आप जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं टिकेंगे, वाटर बाहर आ जाएगा और ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। कंपाउंड कहलाएगा ग्लाइऑक्सल। अगर हम एस्टिलीन को बेयर्स रीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यही अगर हम एल्काइन की ओजोनोलिसिस कराएं तो एल्काइन की ओजोनोलिसिस एल्कीन से अलग होती है, क्योंकि अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा 2 कार्बोनिल ग्रुप के साथ। लेकिन अगर यही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो ये बॉन्ड भी क्लीव हो जाता है और पर्टिकुलर पोर्शन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रहेगा। तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये ऑक्सीडेटिव। अगर हम एस्टिलीन की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ग्लाइऑक्सल बनेगा, और जिंक डस्ट की एब्सेंस में कराएंगे तो 2 मोल फॉर्मिक एसिड के मिलेंगे। इसी तरीके से अगर हम एल्काइन का रिएक्शन या एस्टिलीन का रिएक्शन मेथिल अल्कोहल के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ BF3 मर्क्यूरिक ऑक्साइड तो हमको मिलता है CH3CHO का ट्वाइस। ये कंपाउंड आपने पढ़ा होगा जब हम अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। अब अगर हम एस्टिलीन को बर्न करते हैं या एल्काइन को बर्न कर दें पूरी तरीके से तो इसमें मौजूद कार्बन वाला पार्ट CO2 में और हाइड्रोजन वाला पार्ट किस में जाएगा? वाटर में जाएगा। चलेगा। इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी बड़ी फेमस है। अगर हम रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो ट्राइमराइजेशन होता है, और एस्टिलीन अगर लेकर के चलेंगे तो बेंजीन बनेगा। पर यही अगर निकल साइनाइड रहे और 3 मोल की जगह 4 मोल एस्टिलीन को किया जाए तो टेट्रामराइजेशन होगा और कंपाउंड बनेगा साइक्लोऑक्टाटेट्राइन 1357। यही अगर हम लोग टेट्राएमीन कॉपर आयन लेकर के चलें तो एस्टिलीन डाइमराइज होकर के ब्यूटियाइन को देगा, ब्यूटीन आइन देगा। चलेगा। लास्ट रिएक्शन आती है कि अगर हम एस्टिलीन को सल्फर के साथ हीट करें तो ये पॉइजनस कंपाउंड बनता है। तो क्या आप एल्काइन को रिवाइज नहीं कर सकते? इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे 30 से 40 मिनट में पूरा एल्कीन, पूरी एल्काइन, इनका प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टी, इसको हम लोगों ने डील किया। तो मोटा मोटा सबसे पहले इस लेक्चर को बड़े आराम से आप 2 से 3 बार देखिए और नोट कर लें, और बाद में जब आप रिवीजन करना हो तो इसी वीडियो को थोड़ा सा 2 टाइम 3 टाइम वाले पर तेज़ी से चला करके देखिए, क्योंकि तब आपको ये ध्यान होगा कि कहाँ किस पॉइंट को कितनी बारीकी से क्या किया गया है, आपका एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा, आपको चीज़ें तैयार हो रही होंगी और इस लॉकडाउन में मिले समय का आप पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। बार बार रिवीजन करिए, लगे रहिए, ताकि आपकी रैंक अगर
1000 के बाहर है तो 1000 के अंदर आए, अगर 100 के बाहर है तो 100 के अंदर आए, टॉप 10 के बाहर है तो टॉप 10 के अंदर आए। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। हम लोग जो है इसी तरीके से नए वीडियो लेक्चर्स के साथ आपके सामने आते रहेंगे। बस करना ये है कि मेरा भी थोड़ा सा प्रॉफिट करा दीजिए। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको कम से कम अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, अपने वॉल पर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर इस तरीके का कोई डाउट है तो उसको कमेंट करिए, मैं आप तक आपके हर क्वेश्चन के आंसर को पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद बाल।